बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, यकम जनवरी साल 2024 का पहला दिन गुजर चुका है। हम साल 2024 के दूसरे दिन में हैं, लेकिन ये पहला दिन बहुत भारी था। इस पहले दिन ने बहुत सी चीज़ों की डायरेक्शन वाज़े कर दी है और इस वक्त ये वाज़े हो चुका है कि कौन किस जगह पर खड़ा है और पॉलिसी क्या है। इस वक्त खतरे की घंटी बजी है और पिछले 72 घंटों में क्या पैगाम रसानी हुई है, ये एक बड़ा अहम मामला है, क्योंकि मार्शल लॉ इस वक्त एक कदम की दूरी पर नजर आ रहा है। ये मामला क्या है और इस सब के अंदर ये पैगाम रसानी कौन कर रहा है, किसके बिहाफ पे कर रहा है, ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। सोहेल वड़ाइच साहब और अंसार अब्बासी साहब समेत किस किस ने अपने हिस्से का काम किया है और ये पैगाम किसके लिए है, किसकी जानिब से है, ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इस वक्त मामलात की नज़ाकत को भी हमने समझना है और इस पूरे के पूरे सिनेरियो को भी, और इस वक्त मुल्क के अंदर जो फस्तायत है और इस वक्त मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत है, इस वक्त मुल्क के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली सरजमीने बेआईन बन चुका है। जमशेद दस्ती के साथ जो कुछ हुआ, उस्मान डार उमर डार के घर पे जो कुछ हुआ, आज भी उमर डार लापता है। पाकिस्तान की जुडिशरी बेबस है, पाकिस्तान के इदारे बेबस हैं, पाकिस्तान के अंदर हर तरह से निज़ाम जो है वो एक्सपोज होता जा रहा है। एक सजा याफ्ता मफरूर इश्तिहारी भागे हुए एब्सकॉन्डर लाडले प्रो मैक्स के लिए पूरे का पूरा निज़ाम अपने आप को दांव पर लगा चुका है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये समझने से मैं कासिर हूं कि क्यों कोई इस वक्त इस मुल्क की बुनियादों को खोखला करना चाहता है। किसी को रहम क्यों नहीं आ रहा मेरे प्यारे पाकिस्तान पर। क्योंकि मैं इस सब में बात ये पहले भी बहुत मर्तबा कर चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। इट इज नॉट अबाउट इमरान खान और नवाज शरीफ। खुदारा पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस, जिनमें आपकी पुलिस है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपकी जुडिशरी है, इन पर से लोगों का ट्रस्ट जो है, एतमाद जो है, वो ना उतरने दें, जो कि बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है। इस सारी पॉलिटिकल मेस के अंदर जो हमने इखलाकी गिरावट देखी, जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, उसका नुकसान किसे हुआ, ये तहम्मुल से बैठ के अगर अरबाब इख्तियार सोचें तो शायद आइंदा वो इस तरह के काम करने से बाज आ जाएं। अब यहां पर नाज़रीन इकराम कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी मैं आपके सामने रखता हूं और इस वक्त एक पूरे का पूरा सिनेरियो बनता जा रहा है। इस वक्त बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क है फाफन, इसने उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के रिटर्निंग अफसरान के फैसले शाया करने का मुतालबा कर दिया है। फाफन के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान किसी भी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद करने का अपना फैसला जारी करें, क्योंकि तफसीली फैसलों का इजरा कागजात मुस्तरद करने की वजूहात जानने के लिए जरूरी है। फाफन ने कहा है कि जवाबित के खिलाफ कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे और इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो ये तफसीलात जारी करने का पाबंद है इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक। और इस सब के अंदर जो इंसानी हुकूक कमीशन है, उन्होंने भी बात कही है कि इस वक्त जो कलदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो गए हैं और एक सियासी जमात जो है उसके साथ वाबस्ता लोग जो हैं, जो कि एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल जमात है। मेरा नुक्ता यही है कि पीटीआई या तो कलदम जमात होती, या तो आप उसे पाकिस्तान का आइन और कानून जो कह रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपको पता है कि उनका क्या मौक़िफ़ है, वो तो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। डीआई खान के अंदर सर्वे हुआ है हबीब अकरम साहब ने कि मियाँ वाली में वैसे 70 to 80% पीटीआई की मकबूलियत है। डीआई खान तक पूरा झाड़ू जो है वो फिरना है। पीटीआई की मकबूलियत हर एरिया के अंदर, हर इलाके के अंदर आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कितनी है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है उसके सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मैं समझता हूं कि इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, इंतखाबात कुछ दिन मौखर हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं, इलेक्शन कमीशन हमारी दरखास्त पर गौर करे। डीआई खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नई हुकूमत जून में बजट नहीं दे सकेगी, इलेक्शन में जाना चाहते हैं लेकिन माहौल भी होना चाहिए। मौजूदा
हालात में कैसे इलेक्शन मुहिम चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो गुज़श्ता रोज़ घर पर थे लेकिन गोलियां गाड़ी पर लगी हैं। फायरिंग का वाकया अमन व अमान से मुतल्लिक सवाल उठा रहा है। टांक में भी JUI की क़यादत पर हमले हुए। हम कहते रहे हैं कि KP और बलूचिस्तान में अमन व अमान मुतासिर है। इलेक्शन कमिश्नर खुद कहते हैं कि 2 सूबों में सूरत हाल ख़राब है, लेकिन हल क्या है? कहते हैं कि दुआ को हूँ। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि मौलाना साहब अगर सिक्योरिटी के मामलात को, अमन व अमान की सूरत हाल को बहाना बनाकर ये कह रहे हैं कि आप इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी कर दें, तो क्या गारंटी है कि मामलात ठीक हो जाएंगे? पाकिस्तान का जोग्राफिया, पाकिस्तान को सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस जो हैं वो हमेशा से रहे हैं और हमेशा से वो आगे भी कोई इतनी जल्दी एक जादू की छड़ी तो है नहीं। इस तरह तो आपके मुताबिक फिर अगले 5 साल भी इलेक्शन ना हो। अब एक जानिब ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, वहीं दूसरी जानिब 2 कॉलम्स की कहानी है। दोनों कॉलम्स जो हैं वो जंग में छपे हैं, रोजनामा जंग में। एक है सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम और एक है अंसार अब्बासी साहब का कॉलम। ये पिछले 72 घंटे की पैगाम रसानी मैं इसे जरूर कहूंगा, क्योंकि ये बाज़ाब्ता तौर पर मैसेजिंग हुई है। मैं पहले आपके सामने सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम जो है वो पढ़ के सुना देता हूं और आपने जरा गौर से सुनना है और चीजों को समझना है कि पसे पर्दा क्या चल रहा है, पसे पर्दा क्या सोचा जा रहा है और क्या मैसेजिंग हो रही है। सुहेल वड़ाइच साहब जो है उन्होंने ये कॉलम लिखा, जस्टिस मुनीर बनाम काजी उल कज़ा, मकाफात नगर एस्टैब्लिशमेंट जजेस कॉलोनी, यानी एस्टैब्लिशमेंट जजेस कॉलोनी जो है, जो कि एस्टैब्लिशमेंट के जजेस हैं, उनकी कॉलोनी से ये खत लिख रहे हैं जस्टिस मुनीर। और ये खत किसके नाम लिख रहे हैं? ये नाम लिख रहे हैं काजी साहब के। माय डियर काजी उल कज़ा, अस्सलामु अलैकुम। आप मेरा खत देखकर हैरान तो होंगे, क्योंकि मेरा ना तो आपसे नजरियाती रिश्ता है और ना ही कोई जाती ताल्लुक। मेरे खत लिखने का मकसद आपसे अपने तजुर्बात को शेयर करना है। आज जिस कैच 22 से आप गुजर रहे हैं उसी से मैं भी गुजरा था। एक तरफ गहरी खाई थी तो दूसरी तरफ गहरा समंदर। अगर मैं मौलवी तमीजुद्दीन के हक में फैसला देकर असेंबली बहाल कर देता तो एस्टैब्लिशमेंट PCO लगाकर अदलिया की छुट्टी करवा देती और जो थोड़ा बहुत इंसाफ अवाम को मिल रहा है वो भी खत्म हो जाता। मैंने बहुत सोचा और फिर यही फैसला किया कि रियासत का साथ दिया जाए। सियासत तो आनी जानी चीज है, कभी ठीक और कभी खराब हो जाती है। रियासत को कुछ हुआ तो फिर सब कुछ चला जाएगा। मैं यहां ये भी बताता चलूं कि मकाफात नगर में कायदे आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने एस्टैब्लिशमेंट जजेस कॉलोनी का बायकॉट कर रखा है। अलबत्ता अयूब खान, याया खान और जनरल ज़ियाउल हक अक्सर हमारी कॉलोनी में रहते हैं। जनरल ज़ियाउल हक जस्टिस अनवारुल हक और मौलवी मुश्ताक से अदालत खुदाबंदी में दायर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दरखास्तों के बारे में कानूनी मशवरे करते हैं। अभी पिछले दिनों जनरल मुशर्रफ और शरीफुद्दीन पीरजादा इकट्ठे देखे गए। हमने जिला साहब को माफ़ी की कई दरखास्तें भेजी, मगर वो ना हमारे मिलने पर राजी हैं ना हमारा मौक़िफ़ सुनने को तैयार है। दरअसल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एस्टैब्लिशमेंट के हामी जजेस के बारे में उन्हें भर रखा है। बेनज़ीर भी जब से मकाफात नगर आई हैं वो बार बार ये तकरीर करती हैं कि इस कॉलोनी के रहने वाले जज चमक का शिकार हो गए थे और यही तजादिस्तान के जवाल के जिम्मेदार हैं। कुलसूम नवाज की आजकल फातिमा जिन्ना से गाड़ी छन रही है। इमरान खान की वालदा शौकत खानम और उनके शौहर भी कई बार जिन्ना साहब से मिलने आए हैं। हमें अहले सियासत की खबरें मिलती रहती हैं, हो सकता है कि उन्हें भी हमारी खबर मिलती रहती हो। ये एक इमेजिनरी खत है कि अगले जहान से बेसिकली जो जस्टिस मुनीर साहब हैं वो लिख रहे हैं काजी साहब के ऊपर। अब जो आपने मैसेजिंग को ज़रा समझना है। माय डियर, आप मुझसे बहुत साल जूनियर हैं, आपका नुक्ता नज़र भी मुझसे मुख्तलिफ है, मगर मुझे जो खबरें मिल रही हैं वो बड़ी परेशान कुन हैं। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पर, ये मिसरा लिखा है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पर। कैच 22 ये है कि आप खिलाड़ी खान को रिलीफ देते हैं, हत्ता कि उसे रिहा करके इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका भी दे देते हैं। वो इक्तदार में भी आ जाता है तो फिर क्या होगा? उसकी फौज से लड़ाई होगी, अदलिया से कशमकश होगी, मीडिया से वो बदले लेगा, मुखालिफ सियासतदानों को फिर जेल भेजेगा। फिर आपसे ये सवाल है कि क्या आप उसको रिलीफ देकर ये सब करवाना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि आप ऐसा चाहते हैं, मगर आपके फैसले रियासत को इसी तरफ धकेल रहे हैं। मुझे इल्म है कि आप कहेंगे कि आइन और जमहूरियत अहम है। माजी के जजों ने भी यही गलती की और आज कौम इसके नताइज भुगत रही है। मगर आप लोग ये भूल जाते हैं कि अगर मैं नजरिया जरूरत को मद्देनजर ना रखता तो फौज और अदलिया की लड़ाई हो जाती, सुप्रीम कोर्ट पर टैंक चढ़ा दिए जाते। जनरल ज़ियाउल हक दौर के चीफ इलेक्शन कमीशन जस्टिस SA नुसरत, जिन्होंने रेफरेंडम और 1985 का गैर जमाती इलेक्शन करवाया था, वो भी हमारी कॉलोनी में रहते हैं। वो कहते हैं कि अगर जजेस मार्शल लॉ को जायज करार ना देते तो रेफरेंडम में जनरल ज़िया को ना जितवाते तो फौजी टैंक सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लेते। आपको खत लिखने का मकसद भी यह है कि आप सूरत
सूरत-हाल की संगीनी का एहसास करें। अगर आपको फैसलों की वजह से पीसीओ आ गया या मार्शल लॉ लग गया तो कल कला आप ही को इस बहरान का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यानी अगर मार्शल लॉ लग गया तो उसका जिम्मेदार काजी कैसे होगा, ये चीज इसमें वैसे मुझे समझ नहीं आई, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर मार्शल लॉ लग गया, आपने आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल बाय द बुक अगर फैसले दिए काजी साहब, तो फिर अगर मुल्क में इमरजेंसी लग गई तो या फिर मार्शल लॉ लग गया तो आप जिम्मेदार होंगे। डियर काजी उल क़ज़ा साहब, मुझे इल्म है कि आपका नुक्ता नज़र मुझसे मुख्तलिफ है। आपके ख्याल में जजेस को आइन के तहत इंसाफ देना है इवन इफ द हेवंस फॉल, मगर हम एस्टैब्लिशमेंट जजेस की राय दूसरी है। हम रियासत के मफादात को मुकद्दम समझते हैं। सियासतदान और जमहूरी वकला या आज़ाद मीडिया हमें लाख बुरा भला कहें, तारीख में हमारा नाम चाहे स्याह हरूफ में लिखा जाए, मगर हमने रियासत को बचाने की कोशिश की। अगर आपके फैसलों की वजह से रियासत को कुछ हुआ या जमहूरी बिसात लपेट दी गई तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी से बच पाएंगे? मकफात नगर में आप लोगों का एक फैसला जेर बहस आया कि किस तरह आपने बगावत में मुलविस शख्स को इलेक्शन के टिकटों के बारे में मशवरा देने की इजाजत दी, यानी कि खान साहब को। क्या ये बैल को सुर्ख कपड़ा दिखाने के मानंद नहीं है? आप तो रियासत को भड़का रहे हैं। आपको सिर्फ फैसले नहीं देने चाहिए, उनके नताइज पर भी नजर रखनी होगी। अगर ऐसा ना किया तो यह निजाम नहीं चल सकेगा। अगर आपको रियासती मफाद वाली दलील समझ नहीं आती तो कम अज कम जाती मफाद और अदलिया के वजूद का ही ख्याल करें। मगर अगर यानी कह रहे हैं कि अगर रियासत का ही नहीं ख्याल तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट और अदलिया का इंटरेस्ट देख लें। अगर नया पीसीओ आ गया तो सब जजेस नौकरी से फारिग हो जाएंगे, आपकी नौकरी भी जा सकती है। आजाद अदलिया का नजरिया भी फारिग हो जाएगा। आज अगर थोड़ा बहुत इंसाफ मिल रहा है तो वो भी खत्म हो जाएगा। एडवेंचर के नताइज खतरनाक होते हैं। दूसरी तरफ जाती मफाद भी देखें, हम सब जजों के बच्चे आज अच्छी पोजीशंस पर हैं। एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ जजों को हीरो का दर्जा तो मिल गया, मगर ना उनके पास दौलत है, ना बड़े बड़े घर हैं, ना उनको जजी के बाद कोई एडवाइजरी मिली और ना ही कोई मरात मुयस्सर आई। आपको अपना ख्याल नहीं तो अपने बीवी बच्चों का ही ख्याल कर लें। डियर जज साहब, आखिर में गुजारिश यह है कि हमें जन्नत मिले ना मिले, हमें दुनिया में दुनियावी फायदे बहुत मिले। आप रियासत की खातिर, दुनियावी फवाइद की खातिर और मुल्की इस्तेहकाम की खातिर अपने फैसले सोच समझ कर करें। आईनी तौर पर फैसले दुरुस्त भी हों, लेकिन कल को अगर इन पर अमल ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? अब मैं आपको बताऊंगा इसमें असल बात क्या है। जजों के पास कौन सी फौज या पुलिस है जो उनके अहकामात पर अमल दरामद करवाए? जजेस ने बगावत जन्म नहीं देना होती, बगावत हो गई तो जजेस को कौन मानेगा? कुछ ऐसा करें कि तहरीक इंसाफ को मौका भी मिल जाए, इंतखाबात भी हो जाए, मुक्तदरा को भी इस कदर नाराज ना करें कि सब कुछ ही खत्म हो जाए। आपका इम्तिहान है कि आप इससे सुरखरू होकर कैसे निकलते हैं। हम एस्टैब्लिशमेंट जजेस तो मातूब हैं, मातूब हैं ही। देखना यह है कि आप जैसे जमहूरी जज कैच 22 से कैसे निकलते हैं। हमने तो अपना वक्त अच्छा गुजार लिया, क्या आप भी गुजार सकेंगे अपना वक्त अच्छा? बेसिकली आज के लुबे लुबाब, इस मजमून का लुबे लुबाब यह है कि अदालतें इमरान खान को जो रिलीफ दे रही हैं उससे रियासत को इश्ताल आ रहा है और इमरजेंसी और मार्शल लॉ तक बात जा सकती है और इसके जिम्मेदार जज और अदालतें होंगी। अगर ऐसा हुआ, मार्शल लॉ लगा, तो इसके जिम्मेदार ये होंगे और ये एक मैसेज कम्युनिकेट किया गया है कि आपके फैसले ना तस्लीम किए जाएंगे, आपकी नौकरी भी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट पे टैंक भी चढ़ सकते हैं। रियासत को, स्टेट को आपने गुस्सा नहीं दिलाना। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अंसार वासी साहब ने भी ये कॉलम लिखा है और ये कॉलम है इंतखाबात के बाद रोला ही रोला। अब ये सटल तरीके से मैसेजिंग है या क्या है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब यहां पर अंसार वासी साहब कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जो भी हो, तहरीक इंसाफ जितनी भी मकबूल हो, उसे इंतखाबात जीतने नहीं दिए जाएंगे। ये बात पत्थर पे लकीर है। तो फिर इंतखाबात की जरूरत क्या है, ये सवाल है, ये सवाल रहेगा। इसके ऊपर आज पाकिस्तान की आवाम तो बात कर रही है, पाकिस्तान की आवाम तो खामोश है, लेकिन आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि असल मामला क्या है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब असल बात क्या है, जरा आपको बताते हैं। डॉन का एडिटोरियल बड़ा इंपॉर्टेंट है कल का, और इसका लुबे लुबाब भी मैं आपके सामने रख देता हूं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मैसेजिंग बड़ाई साहब या फिर अंसार बासी साहब, मैं उनका पूरा कॉलम नहीं सुना रहा, मैंने लुबे लुबाब बता दिया अंसार बासी साहब का भी। तो अब आपने हकीकत क्या है और असल चीज क्या है वो समझते हैं। कैंसलिंग अ मेन स्ट्रीम पार्टी थ्रू अरेस्ट एंड इंटिमिडेशन एंड नाउ टेक्निकलिटीज एट द प्री पोल स्टेज फ्लाइज इन द फेस ऑफ डेमोक्रेसी। यानी एक सियासी जमात जो है उसे आप धौंस से, धांधली से या फिर अरेस्ट से आप उसे, उसका रास्ता रोक रहे हैं और आप टेक्निकलिटीज का सहारा ले रहे हैं। ये जमहूरियत का मजाक है। द पीटीआई हैज इंडीड मेड न्यूमरस मिस्टेक्स इन एंड आउट ऑफ पावर। पीटीआई ने बहुत सी गलतियां की होंगी, ताकत में रहकर, ताकत से बाहर। एंड द मे 9 इवेंट्स वर डेफिनेटली अ डार्क पॉइंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। और मे 9 जो है वो एक स्याह टाइम है पाकिस्तान की तारीख का। बट दे डिड नॉट टेक प्लेस इन अ वैक्यूम।
Parties evolve and mature with time, and it should not be the job of unelected forces to punish political parties. मैं ज़ाती तौर पे इस ओपिनियन से इत्तफाक करता हूँ कि देखें डार्केस्ट चैप्टर होगा और है और नहीं होना चाहिए था। मैं तो आपको पता है कि 9 मई के दिन से लेके आज के दिन तक यही पीट रहा हूँ कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। इट वॉज अ डार्क डे, विदाउट अ डाउट इट वॉज अ डार्क डे, बट उस सब के अंदर जमहूरियत डीरेल नहीं होनी चाहिए। आईन जो है वो नहीं, और पनिश अगर किसी को करना भी है तो वो पाकिस्तान की अदालतें आईन और कानून के मुताबिक 9 मई के वाकयात में मुलव्वस लोगों को करें। ट्रायल होना चाहिए, ये तो पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है। लेकिन इस सब के अंदर मेरी ज़ाती राय ये है कि किसी भी तरीके से आइन और कानून से बाहर निकल के या फिर उस मैंडेट से जो आपका मैंडेट है, चाहे आप अपनी तरफ से मुल्क के साथ लॉयल्टी दिखा रहे हो, लेकिन हर बंदा अपने हिस्से का काम करे, मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, किसी को कोई दूसरा काम करना ही नहीं पड़ेगा। उसका हल यह है कि आप बस वो काम करें जो आपका अपना है। अब ये डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा आपके सामने रखूं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।